आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आया हूं। प्रीवियस वीडियो में ये जो दोनों कुंडलियां हैं, आज़ाद भारत की कुंडली है, एक गणतंत्र की कुंडली है। इसका मैंने डिस्कशन शुरू किया है। बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है। जो भी बेसिक्स मैंने पढ़ाया है ज्योतिष का प्रीवियस वीडियोज़ में, उन सब ज्योतिष के बेसिक्स पार्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। इसको मैं शुरू करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं जो है आपको बहुत आसान शब्दों के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जातक के लिए समय की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एक अच्छे समय पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत जीवन के अंदर तरक्की करता है। उसी के आधार पर जो है उसकी कुंडली का निर्माण होता है और उसके अंदर जो है उसकी स्वास्थ्य, उसकी आयु और उसका सौभाग्य देखा जाता है। तो एक अच्छे योग में उत्पन्न होना, एक अच्छे समय में उत्पन्न होना, ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होती है। उसके सौभाग्य, उसके जो प्रारब्ध है, उसके कारण ही व्यक्ति को ऐसा समय प्राप्त होता है जिसमें उसके ग्रह नक्षत्र जो है बहुत ही शुभ होते हैं, बहुत ही अच्छे स्थान पे बैठे होते हैं, बहुत बली होते हैं, जिसके कारण जो है वो जीवन भर जो है सुखों का भोग करता है, संपन्नता प्राप्त करता है, उसको ख्याति मिलती है जीवन के अंदर। तो ये समय की बहुत महत्ता होती है और हम सब समझते हैं, एक साधारण बात के अंदर भी हम कहते हैं कि समय की इंपॉर्टेंस क्या है। जो व्यक्ति समय का मूल्य जानता है वो जीवन के अंदर बहुत आगे जाता है। तो आज मैं आपके सामने जो है थोड़ा सा आगे का एक बेसिक पार्ट कुंडली के ऊपर अप्लाई करके बताऊंगा। आप लोग जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी कुंडली को बनाने के लिए आपके पास स्थान, उस दिन का जो तिथि है, वो जो मास है और जो उस वर्ष है, ये तीन बातें जो होती हैं ये समय के अंदर आती हैं। स्थान और समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जातक की कुंडली बनाने के लिए। तो सही उसका समय होना चाहिए, यानी जिस तिथि को वो पैदा हुआ है, जिस मास में वो पैदा हुआ है और जिस वर्ष के अंदर वो पैदा हुआ है, ये तीनों चीज़ बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। साथ ही जन्म का समय बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, तब जाके ये कुंडली का निर्माण होता है। ठीक है, तो कुंडली के निर्माण में जो सहायक चीज़ें हैं वो क्या है? तिथि, मास और वर्ष, और साथ ही साथ वो समय जिस समय व्यक्ति का, जिस जातक का जन्म हुआ है। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं आजाद भारत की कुंडली और एक गणतंत्र दिवस की कुंडली। ठीक है, ये दोनों कुंडलियां यहाँ मेंशन है। अब मैं आपको जो बेसिक्स पढ़ा चुका हूँ उसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था 12 राशियां होती हैं और 12 ही प्रकार की लगन होती है। पहले तो राशि और लगन में डिफरेंस क्या है वो आप समझ लीजिएगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय जो ईस्टर्न हॉरिजन होता है, पूर्व क्षितिज के ऊपर जो राशि उदय हो रही होती है, उस जन्म के समय वो व्यक्ति की लगन बन जाती है, यानी उस राशि में जो अंक होता है वो लगन कहलाता है। जैसे भारत की जब कुंडली बनी तो पूर्व दिशा में जो राशि है इसको ईस्टर्न जोन कहते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न जोन है और ये सदर्न जोन है, ये नॉर्दर्न जोन है, यानी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। तो पूर्व दिशा के अंदर जो राशि उदय हो रही है यानी वृषभ राशि, ये राशि कहलाती है लगन। और चंद्रमा जिस राशि में संचार कर रहे होते हैं उस समय, वो व्यक्ति की चंद्र राशि कहलाती है। चंद्रमा भी एक लगन होती है, यानी अनेक लगन जो है ज्योतिष के अंदर होती हैं। ठीक है, वो मैं उतना अभी आपको डीपली नहीं बताऊंगा कितने प्रकार की लगनें होती है। लगन बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अभी आपको दो समझना है। एक तो जो हम लगन मान रहे हैं, पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही है, आपके केंद्र में जो राशि आ रही है वो आपकी लगन राशि है, और चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वो आपकी चंद्र राशि है। साथ ही साथ सूर्य जहां बैठे रहते हैं उसको सूर्य लगन भी कहते हैं। यानी तीन लगन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको ही आप समझ के चलिएगा। यही जो है कुंडली का आधार होता है। लगन, चंद्र जिस राशि में होता है चंद्र लगन कहलाती है, सूर्य जिस राशि में होता है उसको सूर्य लगन कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ 12 प्रकार की ये लगन होती हैं। 12 राशियां हैं तो 12 राशियां 12 लगन का निर्माण करती हैं। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। मैंने बेसिक वीडियो में भी आपको समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ। और जब हम देखेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, 12 राशियों में तीन राशि जो है, चार राशि चर, स्थिर, द्विस्वभाव कहलाती हैं। ठीक है, 4 राशि चर राशि होती हैं, 4 स्थिर तत्व की राशि कहलाती हैं और 4 ही द्विस्वभाव होती हैं। तो कौन कौन सी वो राशि होती है मैं आपको बता चुका हूँ। 1, 4, 7, 10 ये चर राशि होती है। मेष राशि में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, इसको 1, 4, 7, 10 राशियां कहते हैं, ये चर राशि कहलाती है। उसके अलावा 2, 5, 8, 11 जो राशि होती है ये स्थिर तत्व की राशि कहलाती है। ठीक है, स्थिर राशि कहते हैं। और 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि कहलाती है। चर राशि का मतलब क्या होता है कि चर राशि का जो गुण होता है कहाँ कहाँ पर, चलो कुंडली के ऊपर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस कुंडली के अंदर कहाँ कहाँ पर चर राशि है। ठीक है, ये देखिए,
यहां पर द्वादश भाव में चर राशि है, तृतीय स्थान में चर राशि है, 6th हाउस में चर राशि है और 9th हाउस में चर राशि है। ठीक है, चर राशि का मतलब क्या होता है? चर राशि में जो है, चर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत जो है बहुत शीघ्रता से कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी और ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं और यात्राएं करना इनको बहुत पसंद होता है। चर राशि का मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद स्थिर तत्व की राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? ये व्यवहारिक होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं, ये डाउन टू अर्थ होते हैं। जो स्थिर तत्व की राशि है वो कहाँ पर है? 2, 5, 8, 11, ये केंद्र के अंदर पड़ी है। 2, 5, 8, 11 राशि जो है स्थिर तत्व की राशि कहलाती है। ये लोग अपने लक्ष्यों की ओर जो है हमेशा अग्रसर रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सहनशील होते हैं। इनके अंदर सहनशीलता पाई जाती है, सामान्यता। और अपने जहां ये रहते हैं उसी स्थान पर ये निरंतर अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये टिके रहते हैं। इसलिए इसको जो है स्थिर तत्व की राशि कहा जाता है और इसका मूल्य भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद आती है द्विस्वभाव राशियां, 3, 6, 9, 12। ऐसे लोग जो हैं जल्दी जल्दी अपने जो है निर्णयों को बहुत ही शीघ्रता से बदलते रहते हैं। इस पल ये, दूसरे पल वो कुछ और बात बोलेंगे। तो बहुत शीघ्रता से अपने विचारों में वो है बदलाव लेकर आते हैं। इसलिए वो किसी एक कार्य को जो है टिक कर नहीं कर पाते। अभी कुछ किया, उसको अधूरा छोड़ा, फिर दूसरा कार्य किया। तो ये स्वभाव होता है द्विस्वभाव राशि का। जबकि जो चर राशि वाले होते हैं वो भी अपने विचारों को तो बदलते हैं, लेकिन वो समय अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं। जबकि द्विस्वभाव राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी अपने कार्य को जो है बदलते रहते हैं। पल पल में ये बदलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये चेंज हो जाते हैं। किसी के प्रभाव में आकर चेंज हो जाना या किसी की बात से आगे प्रभावित हो जाना। अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ बोलेंगे, इस प्रकार का स्वभाव हो जाता है। उसके अलावा देखिए, मैंने एक चीज और आपको समझाई थी। 3 प्रकार के सेगमेंट होते हैं। 4 प्रकार के सेगमेंट होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये 4 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अग्नि तत्व की राशि कौन सी होती है? 1, 5, 9 जो राशि होती है वो अग्नि तत्व की राशि है। ये अग्नि तत्व की राशि भी कहलाती है, 1, 5, 9। अब जो अग्नि तत्व की राशि है वो कहां पर है? अग्नि तत्व की राशि का मतलब अग्नि जो है बहुत एक्टिव होती है, क्रियाशील होती है, जो है हर चीज को जो है उसको खत्म करने की, अपने अंदर समाने की उनके अंदर शक्ति होती है। तो ये कौन से भाव के अंदर आई अग्नि तत्व की राशि? द्वादश स्थान में अग्नि तत्व आया, चतुर्थ स्थान में अग्नि तत्व आया और अष्टम स्थान में अग्नि तत्व की राशि आई। तो ये 2 स्थान है। आप देखिए, भारत का ये जो भाग है भारत के लिए बाहरी संबंधों के लिए है। जो हम लोग जो है भारतीय जो है भारत जो है दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों के लिए बहुत ही सजग है और निरंतर जो है ऐसा प्रयास करता है जहां पर ये बाहरी तत्वों के लिए जो है हमेशा हेल्पफुल रहता है। कहीं किसी देश के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई सहायता की आवश्यकता होती है, तो भारतीय सेना, भारतीय राष्ट्र के तौर पर उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, बहुत क्रियाशील होते हैं बाहरी कार्यों के लिए। अब देखिए, ये जो स्थान है ये जनमानस का स्थान होता है। देखिए, ये जो हम कुंडली डिस्कस कर रहे हैं ये किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है, ये राष्ट्र की कुंडली है। ठीक है, राष्ट्र की कुंडली में ये जो स्थान होता है ये मास का स्थान होता है। जो देशवासी हैं उनके लोग किस प्रकार के हैं उनका स्थान होता है। तो चतुर्थ भाव के अंदर आइए, तो यहाँ के लोग क्या है? बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनती हैं। यहाँ के जो जनमानस में मेहनत कश लोग यहाँ पाए जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि के अंदर बहुत मेहनत होती है। हमारे किसानों ने हमको बहुत अन्न जो है उगा के दिया। कठिन समय में भी जो हमारे किसानों ने खाद्य की कोई समस्या हमारे सामने नहीं आने दी। तो भारत के लोग जो है बहुत मेहनत कश है, मेहनत करके कमाना जानते हैं। इस प्रकार का स्वभाव भारतीयों का है। ठीक है, और मेहनत के बल पर ही उनको सुख प्राप्त होता है, ये सुख का स्थान भी कहलाता है। ठीक है, देके बताया। इस तरीके से आपको अपनी कुंडली में जाके उसका इंटरप्रिटेशन करना है कि कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पर किस किस भाव में बैठे हैं, उनका मतलब क्या है। ये एक मैंने एग्जांपल देने का आपको प्रयास किया है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ। देखिए, अब मैं जो है ग्रहों की बात करूंगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी राशि का बलवान होने का अर्थ क्या होता है कि वहां पर कोई ग्रह अपनी अच्छी अवस्था में जाके बैठ जाता है तो वो भाव जो है बहुत बलवान हो जाता है। ठीक है, ये जो कुंडली का पहला जो हाउस होता है इसको लगन भाव कहते हैं। ये शरीर है हमारा, और शरीर अगर मजबूत होगा तो हमारा जो है हमारा मन मजबूत होगा। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग होता है, स्वस्थ मन होता है ना। तो सबसे पहले स्वास्थ्य जो है बहुत जरूरी है किसी भी जातक के लिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुंडली दिखाई जाती है, तो पंडित जी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता है, उसकी आयु के बारे में देखा जाता है, कोई रोग तो नहीं है, किसी प्रकार से आयु को कोई हानि तो नहीं है। तो ये सारी बातें पंडित जी जो है ग्रह नक्षत्र देख के बताते हैं, कुंडली का अध्ययन करके बताते हैं।
ज्योतिषाचार्य बताते हैं। तो यही होता है भारतवर्ष की कुंडली के अंदर, जो भारत का लगन स्थान है, शरीर का स्थान है, वहां राहु बैठे हुए हैं। राहु किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं? वृषभ राशि के अंदर। वृषभ राशि में राहु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर एक नक्षत्र आता है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में जो है राहु जो है बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर होते हैं। इसलिए यहाँ पर राहु का एक नेगेटिव प्लैनेट का एक सबसे अच्छे हाउस के अंदर बैठना, नेगेटिव प्लैनेट जो है पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मैं बता चुका हूं कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं है। सामान्यतः हम जरूर बात करते हैं कि राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है, लेकिन ये नेगेटिव प्लैनेट भी बहुत हद तक पॉजिटिव हो गया अपनी अच्छी राशि में आके। कोई भी नेगेटिव प्लैनेट भी अगर स्ट्रांग होता है, ज्योतिष का एक नियम है कि कोई भी नेगेटिव प्लैनेट अगर स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है तो वो कभी भी आपको हानि नहीं करेगा, वो आपको अच्छे ही प्रभाव दिखाएगा। तो एक नेगेटिव प्लैनेट जब यहाँ बैठ गया शरीर वाले स्थान पे आके, तो इसने क्या किया? राहु का लगन में बैठने का मतलब होता है आदमी जो है बहुत मेहनतकश हो जाता है, बहुत एम्बिशियस हो जाता है, और उसके अंदर जो है इतना खप जाता है, इतना मेहनत करने की शक्ति होती है कि दिन रात वो मेहनत करता है। और भारत की अगर संदर्भ में मैं ये बात देखूँ तो भारत ने अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर अपना नाम जो है विश्व पटल पर अंकित किया है। तो भारतीय लोगों ने, भारत के जनमानस ने ऐसा किया, और आज भारत जो है विश्व में जो है विकासशील देश होने के नाते सबसे अग्रणी है, और विकसित देशों के लगभग जो है बराबर आके खड़ा होने की कतार में लगा हुआ है। तो ये जो है इस लग्नेश का, लगन का मजबूत होना, यानी शरीर का मजबूत होना, और शरीर का जो मालिक है वो तीसरे स्थान में जाके बैठ गया। ये जो स्थान होता है ये शौर्य का स्थान होता है, तीसरा जो घर होता है। ठीक है, तीसरा घर क्या है? हमारे शौर्य का, हमारे परिश्रम का, हमारे भाई बहनों का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे पड़ोसियों का। और वहां जाके ये बैठा हुआ है जो है शुक्र, जो है इसका स्वामी वीनस थर्ड हाउस में जाके बैठ गया। यानी जो है भारत के जो लोग हैं, भारत का जो जनमानस है, वो अपने पराक्रम के बल पे, अपने शौर्य के बल पे अपना नाम विश्व पटल पर अंकित करेगा। यह इस बात को इंगित करता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। मैंने आपको ये छोटा सा एक इंडिकेशन देने का प्रयास किया है, जो बेसिक को किस तरीके से कुंडली के ऊपर अप्लाई करते हैं। तीसरा पार्ट आएगा तो मैं थोड़ा सा और इसके बारे में, इसके और पहलू के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप अपनी अपनी कुंडली में जाकर उनको अप्लाई कीजिए और समझिए किस प्रकार के जो है एलिमेंट जो है किस किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं, कौन कौन सी राशियां, अग्नि तत्व की राशियां कहाँ पर बैठी हुई हैं, वायु तत्व की राशियां कहाँ बैठी हुई हैं, जल तत्व की राशियां कहां बैठी हुई हैं, और पृथ्वी तत्व की राशियां कहां बैठी हुई हैं। ठीक है, चारों प्रकार की राशियां मैंने बेसिक्स वाले उसमें बता रखी हैं। आप जाइए वहां से उस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आएगा। 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशि है, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि होती है, और 4, 8, 12 जल तत्व की राशि होती है। इन तत्वों का बहुत महत्व है। तो मैंने आपको समझाने का आज अग्नि तत्व को लेकर एग्जाम्पल दिया है कि अग्नि तत्व की जो राशि होती है बहुत क्रियाशील होती है, बहुत एक्टिव होती है। तो जिस भाव में बैठ जाती है, उस भाव के जो कारकत्व होते हैं उनके अंदर वो भाव जो है बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत क्रियाशील हो जाते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि लगन क्या होती है और राशि क्या होती है। लगने इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। 3 ही मुख्य लगन आपको ध्यान में रखने हैं। एक लगन जो पूर्व दिशा में उत्पन्न होती है, जो पहला घर के अंदर जो राशि होती है वो लगन कहलाती है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है। सूर्य जिस राशि में होता है वो सूर्य राशि कहलाती है। ये तीनों को देखा जाता है कंबाइन करके, तब कोई जो है फलित निकाला जाता है, तब कोई प्रेडिक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। एक तत्वों को एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया है, साथ ही साथ जो है एलिमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा, चर स्थिर द्विस्वभाव राशि को मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये चर स्थिर और द्विस्वभाव राशि का मतलब क्या होता है, वो जब कुंडली में जिस भाव में होती हैं तो उस भाव को किस प्रकार का फलित करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बातें हैं आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो की पहुँच बने। और मेरे चैनल को एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।